उसके आधार पर कहीं प्रयोग, उसके लिए प्रबोधन कार्यक्रम, ऐसे ऐसे सारे कार्यक्रम उसमें होते हैं। तो शुरू से ही ये सारे कार्यक्रम जो हो रहे थे उसमें जुटने का तो स्वाभाविक क्रम में होता ही है। तो ऐसा सारा इसमें रहा। इसके अंतर्गत जो शिक्षा का एक प्रतिमान, समग्र विकास प्रतिमान, ये भारतीय शिक्षा पद्धति है। कोर एलिमेंट उसके भारतीय है, उसमें मिश्रण नहीं है। आधुनिक और भारतीय का मिश्रण, पाश्चात्य और भारतीय का मिश्रण, ऐसा नहीं। तो शुद्ध रूप से समग्र विकास प्रतिमान ये भारतीय जीवन दृष्टि पर आधारित है। उसके पाठ्यक्रम बने, उसकी पठन सामग्री बनी, उसका प्रयोग विद्यालयों में होता है। गुजरात के 5 विद्यालयों में सरकारी पाठ्यक्रम नहीं चलता है, समग्र विकास का पाठ्यक्रम चलता है। और इसके अंतर्गत आचार्य निर्माण ये भी चलता है, अभिभावकों का प्रशिक्षण यह भी चलता है, और साहित्य निर्माण यह भी चलता है। कुल मिलाकर भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रयोग जो शुरू हुआ है वह अभी देशव्यापी बनता जा रहा है। अभी बन तो नहीं गया है, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। तो जब तक इसके कार्यकर्ता नहीं मिलते इतने अधिक मात्रा में, तब तक नहीं चलता। कल आप लोगों ने कुछ प्रश्न उठाए थे, उसकी चर्चा तो हम तीसरे सत्र में करने वाले हैं। अभी तो आज का जो विषय है उसका उसका जो आधार है वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। पुनरुत्थान विद्यापीठ में अध्ययन ये सबसे प्रमुख विषय है। अध्ययन किस बात का करना? तो भारतीय ज्ञान धारा जिन शास्त्र ग्रंथों में सुरक्षित है उनका अध्ययन करना, कुछ भी नहीं अध्ययन करना। किसी भी लेखक के ग्रंथ नहीं पढ़ना, किसी भी विषय के ग्रंथ भी नहीं पढ़ना। तो आज की अर्जेंट नीड है, आज की ही आवश्यकता है, वो नहीं पढ़ना। जो भारत के लिए, भारतीय शिक्षा के लिए मूल से आवश्यक है, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना। तो हमारे मूल ग्रंथ कौन से हैं? भारतीय ज्ञान धारा के मूल ग्रंथ कौन से हैं? तो शुरुआत होती है वेद से। वेद विश्व भर में प्रथम ज्ञान की पुस्तकें हैं। हम उसमें बहुत गहराई में तो नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा विस्तार ज्यादा है, परंतु वेदों खिलो धर्म मूलम, भारत धर्म के आधार पर अपना जीवन चलाता है। तो उसका मूल कहाँ है? वेद में। वेदों खिलो धर्म मूलम, वेदों खिलो सत्य मूलम, धर्म के साथ जीवन का जो नियामक फोर्स रहता है वो सत्य है। वेदों खिलो ज्ञान मूलम, जो भी ज्ञान है, केवल भारत का नहीं, विश्व भर में जो भी ज्ञान है, जिसको नॉलेज कहते हैं, जो भी कहना है कहो, ज्ञान जिसको हम कहते हैं, उसका मूल वेद है। इसलिए वेदों का अध्ययन ये पहली बात है। परंतु वेदों का अध्ययन कैसे करना? वो ऐसे नहीं होता, उसके लिए दूसरे भी शास्त्र हैं, उनको कहते हैं वेदांग। कदाचित आप प्रथम बार ये सारे नाम भी सुन रहे होंगे, सुने होंगे। मैं ये नहीं दावा करती कि किसी ने नहीं सुने हैं, सुने भी होंगे, किसी ने नहीं सुने होंगे, परंतु ये हम सबको परिचित होने चाहिए। ये सारे नाम जो हैं हमको परिचित होने चाहिए। हमने इन ग्रंथों को देखा हुआ होना चाहिए, हमने इन ग्रंथों को खोलकर उसके पन्ने पलटे हुए होने चाहिए, और उसके बाद कुछ तो उसमें क्या है ये जानना चाहिए। वेदों में है क्या, ये जानना चाहिए।
तो दूसरे ग्रंथ है जो वेदों के अध्ययन के लिए उपयोग में आते हैं, उनको कहते हैं वेदांग, वेदों के अंग। वेदांग माने वेदों के अंग, जिनके बिना वेदों का अध्ययन हम नहीं कर सकते। जैसे जैसे हमको यदि हिंदी भाषा नहीं आती है तो हम और आप बात कैसे करेंगे? बात ही नहीं कर सकते। तो हमको यदि बात करनी है तो कोई न कोई भाषा तो आनी चाहिए, और वो भाषा आपकी हमारी कॉमन होनी चाहिए, दोनों को समझ में आने वाली होनी चाहिए, तभी तो हम बात कर सकेंगे। ऐसे वेदों का अध्ययन करना है तो वेदांगों की सहायता से हो सकता है। मैं केवल नाम ही देती हूँ, उसके बारे में नहीं बताऊंगी, या वो हमारा आज का विषय भी नहीं है। परंतु शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नियुक्त, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ऐसे 6 वेदांग हैं। इनके ग्रंथ हैं, इनके शास्त्र हैं, इनके आधार पर विकसित ऐसे शास्त्र हैं। तो ये इसमें 4 तो भाषा से ही संबंधित है। भाषा जब तक आपको अच्छी नहीं आती, भाषा प्रभुत्व नहीं है, तो हम ज्ञान के कितने ही विषय समझ ही नहीं पाते, उनका अध्ययन कर ही नहीं पाएंगे। तो ये 6 वेदांग हैं। इसको भी हमने विद्यास्थानम कहा। ये मूल है भारतीय ज्ञान क्षेत्र का, ये मूल है। और तीसरा है उपवेद, वेद, वेदांग और उपवेद। हम केवल हमारे कंठ में परिचित हो जाए, इसलिए मैं बोलूंगी, आपको 2 बार ये बोलना है। कल हमने 2 बार बोलने का अभ्यास किया है। मुख्य मुद्दा है साथ में बोलना। 2 वेद, वेद ऐसे नहीं बोलना, वेद वेद ऐसे बोलना। तो मैं बोलूंगी, आपको पीछे बोलना है। वेद, 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 वेदांग, 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 उपवेद, उपवेद, उपवेद। हाँ, तो ये 4 वेद, 6 वेदांग और 4 उपवेद, इसको कहा गया है चतुर्दश विद्यास्थानम। चतुर्दश माने 14, विद्यास्थानम ये विद्या के मूल स्थान है। 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 उपवेद कौन से हैं? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, शिल्पवेद। शिल्पवेद को शिल्पवेद के साथ साथ कभी अर्थशास्त्र में कहा जाता है, परंतु ये 4 उपवेद हैं। तो ऐसे 14 हमारे मूल विद्यास्थान हैं। भारतीय ज्ञान क्षेत्र में यदि प्रवेश करना है तो हमें ये 14 विद्यास्थानों का परिचय होना चाहिए। उपवेद में जीवन की, विश्व की सारी विद्याओं का समावेश हो जाता है। यानी मेडिकल साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, इंजीनियरिंग भी है, कॉमर्स भी है, उत्पादन भी है, संगीत भी है, कला भी है, योग भी है। जिस भी विषय का आप नाम दो, उपवेद में उनका समावेश हो जाता है। वेदांग में, वेद में इसका समावेश हो जाता है। इसलिए कम से कम 10 हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारे विद्यालयों में इसका कोई स्थान ही नहीं है। ये तो हम दुर्भागी हैं, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम अपने ही मूल विद्या स्थानों को कोई महत्व ही नहीं देते हैं और कहाँ भटकते रहते हैं। खैर, वो अफसोस करने के लिए अभी समय नहीं है, परंतु ये मूल विद्या स्थान है। उसके आधार पर बहुत अधिक ग्रंथों की रचना हुई है। एक एक वेदांग के लिए, एक एक वेद के संबंध में, एक एक उपवेद के संबंध में अनेक ग्रंथों की रचना
हुई है। इन्हीं में से 6 दर्शनों का विकास हुआ, तो उनके लिए ग्रंथों की रचना हुई है। इसी के आधार पर उपनिषद हैं, उसी के आधार पर ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं। अब ये इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, केवल एक बार कान पर पढ़ा तो बहुत है। ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, स्मृति ग्रंथ हैं, सूत्र ग्रंथ हैं, काव्य हैं, इतिहास हैं, पुराण हैं। ऐसे हजारों ग्रंथों की रचना भारत में इन 14 विद्यास्थानम के आधार पर हुई है, हजारों वर्षों में हुई है। रामायण, महाभारत, भगवद गीता, 11 उपनिषद, 20 स्मृतियाँ, अनेक 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 ग्रंथ। तो विश्व में सर्वाधिक भंडार ज्ञान का भारत के पास है। वर्षों में एक भी ऐसा दशक खाली नहीं गया होगा जब कभी महत्वपूर्ण शाश्वत ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं हुई होगी। तो ये परंपरा बहुत चलती रही और परंपरा 2500 वर्ष पूर्व खंडित हो गई। खंडित हो गई माने आगे नहीं चली। वो 2500 वर्ष कौन है? चाणक्य का अर्थशास्त्र का ग्रंथ। उसके बाद लिखा गया, लेकिन वो मूल महत्व का ऐसा नहीं लिखा गया। भाष्य लिखे गए, उसके आधार पर अनुवाद हुए, उसके आधार पर और नाटक रचे गए, उपन्यास रचे गए, काव्य रचे गए। ये तो सब हुआ। जैसे 2000 वर्ष पूर्व कालिदास हो गए, उसके बाद भवभूति हो गए, नाटकों की रचना हुई, बहुत सारा हुआ। वे भी इतने ही मूल्यवान है, परंतु मूल ग्रंथ, शास्त्र ग्रंथों की रचना फिर नहीं हुई। आज क्या हुआ? हमारे ज्ञान स्रोत के ये सारे ग्रंथ हैं, परंपरा है। उस परंपरा को जब तक हम पुनर्जीवित नहीं करते, तब तक शिक्षा भारतीय नहीं हो सकती। तो फिर परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए हमको अनुसंधान करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, शोध करना चाहिए। किस आधार पर शोध करना? 14 विद्यास्थानम के आधार पर। उस परंपरा में रचे गए, जो मैंने अभी इतने सारे ग्रंथ कहे, उनके आधार पर आज का जो अंग्रेजी में रचे गए हैं, भारत के माने विश्व के अन्य भाषाओं में रचे गए हैं, उन ग्रंथों के आधार पर नहीं हो सकता। ये हमारे ग्रंथों के आधार पर ही हो सकता है। तो पुनरुत्थान विद्यापीठ में अध्ययन किस दृष्टि से हो रहा है, अनुसंधान किस दृष्टि से हो रहा है? हमारे शास्त्र ग्रंथों में जो ज्ञान है उसको पुनर्जीवित करने के लिए, पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए जिस प्रकार का अध्ययन करने की आवश्यकता है, वह अध्ययन करो। आज की सिस्टम में जो आवश्यक है उस आधार पर नहीं, क्योंकि इस सिस्टम को तो बदलना है, इस सिस्टम को नहीं चलने देना है। इसके फिर से रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? माइक में इको हो रहा है। अच्छा, 4 वाले पर होगी शांति व्यवस्था। तो इस आधार पर तो नहीं चलेगा, देश नहीं चलेगा। हमारी ज्ञान धारा के आधार पर चलेगा, तो हमें अध्ययन का स्वरूप भी बदलना होगा। तो इस आधार पर अध्ययन हो रहा है, इस आधार पर अनुसंधान हो रहा है, इस आधार पर ग्रंथ लेखन हो रहा है, इस आधार पर इन ग्रंथों के अध्ययन की योजना हो रही है। तो कल आपने ठीक, तो कल आपने 10 ग्रंथों का परिचय तो किया था आचार्य अध्ययन योजना के लिए। तो वे सारे के सारे हमारा जो ज्ञान स्रोत है उसके आधार पर
लिखे गए हैं। तो ये अध्ययन और अनुसंधान जो चल रहा है, इस अध्ययन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम विद्यापीठ का मानना चाहिए। इस दृष्टि से हमारी अध्ययन की योजनाएं बनती है। तो पहला सूत्र है, जो भी पुनरुत्थान विद्यापीठ में कार्यकर्ता के नाते जुड़ता है उसके लिए अध्ययन करना अनिवार्य है। फिर चाहे वो नीचे ग्रंथालय में काम करने वाले लोग हों या ऊपर भोजन गृह में काम करने वाले लोग हों, यहाँ कार्यकर्ता और कर्मचारी ऐसे दो भाग नहीं है। जो भी है सारे कार्यकर्ता हैं। तो भोजन बनाने के लिए जो अनिता बहन है वो भी कार्यकर्ता है, नीचे उमेश भाई हैं वे भी कार्यकर्ता हैं, भरत भाई हैं वे भी कार्यकर्ता हैं, समीर भाई भी कार्यकर्ता है, विपुल भाई भी कार्यकर्ता है, मैं भी कार्यकर्ता हूँ। तो यहाँ अधिकारी, कार्यकर्ता, कर्मचारी ऐसे विभाग नहीं है, एक ही है, सारे कार्यकर्ता। और सभी को अध्ययन करना ही है। अध्ययन के बिना पुनरुत्थान विद्यापीठ के कार्यकर्ता नहीं हो सकते। जो भी नया कोई आया है, ठीक है, वो सारे शिक्षक ही है ऐसा नहीं है। यहाँ काम करने वाले सब लोग शिक्षक ही है ऐसा नहीं है, परंतु शिक्षक को ही भारतीय ज्ञान होता है ऐसा थोड़े है। एक किसान को भी भारतीय ज्ञान तो हो सकता है, और एक बुनकर को भी हो सकता है, एक व्यापारी को भी हो सकता है, राजा को भी हो सकता है, प्रशासनिक अधिकारी को भी हो सकता है। तो सभी को भारतीय ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए अध्ययन करना चाहिए। इस दृष्टि से हमारे अध्ययन योजना के अभी वर्तमान में 6 संकाय हैं। संकाय यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टी शब्द का हम प्रयोग करते हैं, जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स है, विभिन्न विभाग है, उस प्रकार से विभिन्न फैकल्टीज है, ऐसी फैकल्टीज हैं ये, उसको हम कहते हैं संकाय। तो सबसे पहला संकाय है कार्यकर्ता शिक्षा संकाय। मैंने पहले कहा जितने भी कार्यकर्ता है उनको अध्ययन करना ही है। तो कार्यकर्ता शिक्षण संकाय, उसमें वन एंड ऑल सभी कार्यकर्ता उसमें जुड़े हैं, चाहे वो आचार्य अध्ययन में जुड़े हों, जीवन विकास अध्ययन में जुड़े हों, कहीं पर भी जुड़े हों, तो भी कार्यकर्ता शिक्षण संकाय में तो जुड़ना ही है। कार्य समिति के सदस्य हो, केंद्र संचालक हो, विभाग प्रमुख हो, कोई भी हो, उसके लिए ये कार्यकर्ता शिक्षण संकाय है। उसका पाठ्यक्रम निश्चित है। 22 पुस्तिकाएं वर्ष भर में पढ़ना है, ये उसका पाठ्यक्रम है। उसमें दोनों ही प्रकार है, व्यक्तिगत अध्ययन है, स्वाध्याय है, और प्रत्यक्ष अभी नहीं है परंतु सामूहिक ऑनलाइन अध्ययन है। तो महीने में 2 बार 1-1 घंटा सामूहिक अध्ययन है। 15 दिन में इतना पढ़ना है, ये व्यक्तिगत अध्ययन और स्वाध्याय के लिए दिया गया है। उसके साथ प्रश्न भी हैं, प्रश्न के उत्तर भी हैं, चर्चा भी है, ये सब है। तो कार्यकर्ता शिक्षण संकाय में 22 पुस्तिकाएं जो हैं, उसके प्रमुख विषय क्या है? पुनरुत्थान विद्यापीठ का कार्य परिचय, ये एक सबको होना चाहिए। वर्तमान विश्व स्थिति, आज दुनिया में चल क्या रहा है, ये जिसके संदर्भ में भारत का भी जीवन गढ़ा जा रहा है और हमको भी काम करना है। तो वर्तमान विश्व स्थिति ये दूसरा विषय है। वर्तमान भारत की स्थिति, आज हमारे देश की क्या स्थिति है, इसकी जानकारी होना। भारतीय शिक्षा, इसकी भी जानकारी तो होना ही चाहिए। और उसके अंतर्गत फिर भारतीय शिक्षा आंदोलन का इतिहास, भारतीय शिक्षा बने इसलिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, उन्हीं प्रयासों की कड़ी में तो हमारा प्रयास है।
इसलिए हमको पार्श्वभूमि तो समझना ही चाहिए। तो भारतीय शिक्षा आंदोलन का इतिहास, ब्रिटिशों के आगमन के समय भारत की स्थिति क्या थी और ब्रिटिशों ने भारतीय शिक्षा का सर्वनाश ब्रिटिशों ने कैसे किया, ये नहीं जानेंगे तो हमें क्या करना है वो कैसे पता चलेगा। फिर धीरे धीरे करके भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति का विकास, कैसे हमारी शिक्षा पद्धति नष्ट हो गई और उसके स्थान पर ब्रिटिश शिक्षा पद्धति धीरे धीरे स्थापित होती गई, इसकी प्रक्रिया क्या रही ये भी जानना चाहिए। नहीं तो हमें उसको उखाड़ कर फेंकना है तो हमारी स्थिति कैसे तय होगी। कल आप शत्रुबोध स्वयंबोध सुन ही रहे थे ना, शत्रु को नहीं जानेंगे तब तक हमें क्या करना है कैसे पता चलेगा। तो आज ब्रिटिशों ने भारतीय शिक्षा का सर्वनाश किया और अपनी शिक्षा पद्धति की स्थापना की, ये इतिहास हम नहीं जानते हैं। ब्रिटिशों ने जो शिक्षा पद्धति स्थापित की वह स्वाधीनता के इतने वर्षों के बाद भी आज चल रही है और हम और आप भी चला रहे हैं। हम विद्यालयों में क्या पढ़ाते हैं, वही ब्रिटिश शिक्षा नीति के अंतर्गत जिन इतिहास के ग्रंथों की रचना हुई, समाजशास्त्र के ग्रंथों की रचना हुई, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तथाकथित विकास हुआ, जिस व्यापारी पद्धति का, उत्पादन की पद्धति का, आर्थिक दृष्टिकोण का, इवन राज्य व्यवस्था का जो विकास हुआ, जो प्रतिष्ठा हुई, वही तो हम पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं? और हम और आप ही तो पढ़ा रहे हैं। देश के करोड़ों शिक्षक वही पढ़ा रहे हैं, देश के लाखों विद्यालय वही पढ़ा रहे हैं। सरकार उसी शिक्षा को प्रमोट कर रही है। सरकार क्यों प्रमोट कर रही है? अपनी हमारी सरकार है तो भी ये प्रश्न कल आया था, हम उसकी चर्चा करेंगे। परंतु वस्तु स्थिति तो ये है कि भारत में ब्रिटिश शिक्षा पद्धति का विकास और प्रतिष्ठा ये आज भी चल रही है। हमको जानना पड़ेगा, नहीं तो उसको उखाड़ कर कैसे फेंकेंगे। ये शत्रु बोल रहे हैं, जानो कि हम कैसे गुलाम हैं। 1947 में हम केवल टेक्निकली स्वतंत्र हुए। हमारा माने भारतीय नागरिक का मत है, वोट है, उसके आधार पर भारतीय नागरिकता है, वही चुना जाता है, उसकी संसद बनती है, वो भारत के लिए कानून पारित करते हैं और वही तो है। और क्या है? टेक्निकली ये सब भारत की सरकार, भारत का राज्य, भारत के नागरिक जिनको चुनते हैं वही राज्य करता है, शासन करता है। ये सब तो टेक्निकली है, बाकी तो सब कुछ ब्रिटिशों का यहाँ चल रहा है अभी भी। ये सब हम यदि नहीं जानेंगे तो इसका उपाय कैसे करेंगे? तो विद्यापीठ के सभी कार्यकर्ताओं को ये जानना है, इसलिए उनके शिक्षा क्रम में इसका भी समावेश हुआ है। और फिर विद्यापीठ की कार्य योजना, विद्यापीठ को करना क्या है, कैसे करना है, कैसे चरणबद्ध ये करना है, इसकी जानकारी तो कार्यकर्ता शिक्षण संकाय में इन सभी बातों का विचार होता है, इन सभी बातों की शिक्षा का प्रावधान है। ये ऐसे इसकी व्यवस्था हुई है। दूसरा संकाय है चिंतन सत्र संकाय। चिंतन करना, चिंतन, उसके आधार पर कार्य योजना, उसके आधार पर कृति। ऐसा क्रम ही किसी भी कार्य का रहेगा। अगर कृति तो करनी है लेकिन उसके पीछे कोई चिंतन ही नहीं है तो कृति तो निरर्थक होगी। चिंतन कर रहे हैं लेकिन कृति नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या है? मन में ही मिठाई बनाओ, मन में ही खाओ, तो इसका क्या मतलब है? क्या चिंतन करते रहो?
भारतीय शिक्षा ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। परामर्शन करते रहो, विचार करते रहो, कृति में जब तक नहीं आता तब तक तो कुछ होता नहीं। इसलिए कृति इसका पहला जो चरण है वो चिंतन है। तो चिंतन सत्र चलते हैं। मैं उदाहरण के लिए बता रही हूँ, पिछले वर्ष में, पिछला वर्ष क्यों कह रहे हैं, हमारा सत्र, हमारा नया वर्ष व्यास पूर्णिमा से शुरू होता है। इसलिए मैं व्यास पूर्णिमा इस बार 10 जुलाई को थी। 10 जुलाई के पहले वाला जो वर्ष है वो गत वर्ष है। उस समय 3 विषय चिंतन के लिए चुने थे। वो क्या थे? एक थे राम विद्यापीठ, एक था व्यास विद्यापीठ और एक था पितामही विद्यापीठ। पितामही विद्यापीठ ये कुटुंब शिक्षा का विचार करता है। राम विद्यापीठ ये समग्र शिक्षा योजना का विचार करता है, चिंतन करता है। व्यास विद्यापीठ लोक शिक्षा का चिंतन करता है। तो ऐसे 3 विद्यापीठों के संबंध में चिंतन सत्र चले। वर्ष भर में हर मास में 2 और 10 मास के लिए ऐसे नियमित 20 सत्र उसके हुए भी। और उन सभी की पुस्तिका भी बनी है जो आपको मिलेगी भी। तो ये चिंतन सत्र चले, इसमें कोई भी जुड़ सकता है। विद्यापीठ के कार्यकर्ता तो जुड़ते ही हैं, परंतु समाज में से भी लोग इसमें जुड़ते हैं। ये भी ऑनलाइन ही होता है, हर 15 दिन में एक दिन तय है उसके। तो ये चिंतन सत्र समाज में फंडामेंटल चिंतन विकसित हो इसके लिए है। ऊपर का आज की स्थिति का नहीं, मूलतः करना क्या चाहिए। हमें यदि समांतर शिक्षण व्यवस्था निर्माण करनी है तो किस प्रकार से चिंतन करना होगा, उसको लेकर ये चिंतन सत्र चलते हैं। इस वर्ष भी चिंतन सत्रों का प्रारंभ भाद्रपद शुक्ल पक्ष से होगा। इस बार 3 विषय चुने गए हैं, ऐसे ही 15 दिन में एक है राम विद्यापीठ, वो कंटिन्यू होगा, गत वर्ष का है वही आगे चलेगा। दूसरा है दैशिक शास्त्र, एक सरल प्रस्तुति, ऐसा दैशिक शास्त्र के विषय में होगा। और तीसरा होगा आई गुरुकुल शुरू करें। गुरुकुल शुरू करना है, गुरुकुल चलाना है और गुरुकुल को प्रतिष्ठित करना है और देश भर में गुरुकुल ही चले, ऐसी योजना यदि करनी है तो क्या क्या करना होगा, इस विषय का चिंतन करो। किन लोगों को ये चिंतन करना चाहिए? जिन को गुरुकुल के बारे में प्रेम है, गुरुकुल के बारे में कुछ करने की इच्छा है, गुरुकुल चलाना है, अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजना है, गुरुकुल प्रणाली का विकास करना है, पुनः प्रतिष्ठा करनी है, भारत में गुरुकुल ही गुरुकुल होना चाहिए और कुछ होना ही नहीं चाहिए, ऐसी जिनकी महत्वाकांक्षा है, ऐसे लोगों को इस चिंतन सत्र में जुड़ना चाहिए। तो तीसरा विषय ये होगा और ऐसे ये चिंतन सत्र का संकाय, ये दूसरी बात है। तीसरा है पितामही विद्यापीठ संकाय। पितामही का अर्थ है, पितामही किसको कहते हैं? पितामही कौन होती है? दादी माँ। पिता की माँ माने पितामही, पिता के पिता माने पितामह। तो पितामही माने दादी माँ, दादी माँ का विद्यापीठ, दादी माँ विद्यापीठ, ग्रैंड मदर्स यूनिवर्सिटी। अब ये पितामही के लिए नहीं है, दादी माओं को दादी माँ कैसे अच्छी बनना है इसके लिए नहीं है, दादी माँ चलाएगी, पितामही चलाएगी ये विद्यापीठ। कैसे, ये आया कहाँ से? शिक्षा जीवन विकास के लिए होती है,
शिक्षा कोई 4 पैसे कमाने के लिए नहीं होती है, वो मिल जाते हैं वो अलग बात है, परंतु जीवन विकास के लिए होती है। जीवन विकास शुरू कब होता है? कोई 3 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में, 7 वर्ष की आयु में नहीं होता है। इस जन्म का जीवन जब से शुरू होता है तब से जीवन विकास शुरू होता है। इस जन्म का जीवन गर्भवास में आने से शुरू होता है, गर्भाधान के क्षण से शुरू होता है और आजन्म चलता है। इस जन्म का जीवन पूर्ण हो जाता है तब तक जीवन विकास चलता है। आयु की हर अवस्था में शिक्षा विभिन्न स्वरूपों में प्राप्त करनी होती है। तो ऐसे जीवन विकास के लिए शिक्षा, तो विद्यापीठ का कल आपने सुना होगा, एक सिद्धांत है आजीवन शिक्षा। जब तक है तब तक सीखो, सीखते रहो, सीखते जाओ, विकास करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तो जीवन विकास कुटुंब में होता है। आज भी 60 से 70% जीवन विकास तो कुटुंब में ही होता है, और नहीं होता है तो संभव तो वहीं पर होगा, वे कुटुंब के बाहर नहीं संभव होगा। हम लोगों ने आज कुटुंब जीवन को बहुत उद्ध्वस्त कर दिया है, कुटुंब जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया है। किसी को कुटुंब में, घर में रहने का समय धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है, और घर में आते हैं तो केवल खाने सोने के लिए आते हैं। ऐसी स्थिति में लोग आ गए हैं, इतने एंजाइटी कि लोग कुटुंब में साथ में जीते ही नहीं हैं। इस स्थिति में कुटुंब को पुनः प्रतिष्ठित करना चाहिए, क्योंकि जीवन विकास तो घर में ही होता है, घर का कोई विकल्प नहीं है। इवन बच्चे विद्यालय में जाना शुरू करते हैं, ठेठ महाविद्यालय में भी जाते हैं, तब तक वो 24 घंटे का कितना समय विद्यालय में जाते हैं, और पूरे वर्ष भर में से कितना समय विद्यालय में जाते हैं, बहुत कम, बाकी तो घर में ही रहते हैं। तो 24 घंटे और जीवन भर तो घर में ही रहना होता है। इस घर में जीवन विकास कैसे होगा, इस विषय की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज की विपरीत स्थिति में से यदि हमको मार्ग निकालना है तो कुटुंब शिक्षा के प्रश्न को हमें हल करना पड़ेगा। बाकी सब विघटन हो गया, अस्त व्यस्त हो गया, ये तो शिकायतें हैं, ये तो चिंता है। चिंता करने से परिणाम नहीं निकलता, शिकायत करने से परिणाम नहीं मिलता, परिस्थिति नहीं बदलती, उपाय करने से बदलती है। तो फिर इसका उपाय क्या है? कुटुंब शिक्षा वास्तव में शुरू करो। अब कुटुंब शिक्षा एक एक घर के लिए भी है और पूरे समाज के लिए भी है। कुटुंब में लोग, कुटुंब के सदस्य आपस में साथ में जी सके, उसके लिए समय मिलना चाहिए। इस दृष्टि से समाज में व्यवसायों के लिए प्रावधान होना चाहिए कि लोगों को घर जाने का जल्दी समय मिले और ज्यादा समय वो घर में रह सके। तो कुटुंब शिक्षा एक एक कुटुंब के लिए भी होती है और संपूर्ण समाज के लिए भी होती है। ये विद्यापीठ का विचार है। तो ये इसका दायित्व किसका है? इसका दायित्व सरकार का नहीं है, इसका दायित्व कॉर्पोरेट सेक्टर का नहीं है, इसका दायित्व यूनिवर्सिटी का नहीं है, इसका दायित्व शिक्षकों का नहीं है, इसका दायित्व गृहिणी और गृहस्थ का है, इसका दायित्व माता पिता का है, इसका दायित्व दादा दादी का है। अपने घर को ठीक कौन रखेगा? घर के लोग ठीक रखेंगे। तो फिर इन सब का केंद्रवर्ती कौन? तो घर चलाना है, गृह संचालन करना है, तो केंद्रवर्ती कौन रहेगा? गृहिणी रहेगी, उसको घर चलाना है। ऐसे कुटुंब जीवन व्यवस्थित हो, पुनः इसकी जिम्मेदारी किसकी है? पितामही की, दादी माँ की।
क्योंकि अब वो घर चलाने के काम से निवृत्त हुई है। पुत्रवा तो घर चलाती है, दादी माँ को अभी आराम है, दादी माँ को वो जवाबदारी नहीं है, लेकिन उसकी जवाबदारी इससे भी बड़ी है, कुटुंब को व्यवस्थित संस्कार के रास्ते पर चलाना। तो दादी माँ की जवाबदारी है अस्त व्यस्त हो गए कुटुंब को फिर से ठीक करो। हाँ, आप तुरंत लोग चिल्लाएंगे, अरे कहाँ साथ में तो रहते नहीं हो, दादी माँ क्या करेगी बेचारी। वो बेचारी कुछ नहीं, उसने ही सोचना चाहिए कि ये होगा कैसे होगा, ये सोचो ना। कुछ भी मन में तय करो कि ये होना चाहिए और फिर होता नहीं है, इसे रोते रहने से तो कुछ नहीं होता। उपाय करो, उनको क्या करना है, ये उपाय के बारे में सोचने का दायित्व ही दादी माँ का है। जैसे घर में बच्चे खाएंगे क्या, इसकी चिंता करना ये बच्चे के माँ बाप को देखना चाहिए। रोते रहने से क्या, अरे मेरी आई ही नहीं है तो मैं बच्चों को क्या खिलाऊं, नहीं खिलाऊंगा, अरे मुझे तो ऑफिस में काम करना है, बच्चों के लिए खाना नहीं बनाऊंगी, ऐसा नहीं चलता। चिंता तो उनको ही करनी चाहिए, बच्चे क्या खाएंगे उसकी। इसी प्रकार से कुटुंब कैसे हमारा व्यवस्थित होगा, इसका दायित्व तो पितामही का है। और समाज में कुटुंब व्यवस्था पुनः जैसी भारत की होनी चाहिए वैसी होगी कैसे, इसकी जवाबदारी भी सुशिक्षित, सुसंस्कृत, समझदार, स्वस्थ, शारीरिक मानसिक दोनों रूपों में स्वस्थ ऐसे वानप्रस्थी सेवानिवृत्त पितामहियों की ही है। इसलिए इसका नाम पितामही विद्यापीठ है। तो पितामही विद्यापीठ यह एक शिक्षा संकाय है। अभी काम तो कुटुंब शिक्षा पर विद्यापीठ का 2010 से चल रहा है, परंतु विद्यापीठ के रूप में इसकी स्थापना हुई अभी 4 महीना पहले, मार्च महीने में ही हुई है। इसमें अभी हमारे 3 कार्यक्रम चलते हैं। एक, पितामही विद्यापीठ के सदस्य बनो। ये विद्यालय चलते हैं ऐसे नहीं चलेगा, वो अपनी ही पद्धति से चलेगा, तो इसके सदस्य बनो। सदस्य कौन बनेगा, कुटुंब बनेगा, व्यक्ति नहीं बनेगी, कुटुंब बनेगा। तीसरा, कुटुंब बनेगा तो कुटुंब के सभी सदस्यों की सूची चाहिए और कुटुंब प्रमुख के नाते हस्ताक्षर कौन करेगा, गृहस्वामिनी करेगी, गृहिणी करेगी, वो कुटुंब प्रमुख है इस मामले में, पितामही विद्यापीठ के मामले में। इसलिए वो कुटुंब की सदस्यता। तो अभी कुटुंबों को सदस्य बनाने का अभियान, ये पहला काम है पितामही विद्यापीठ में। अभी चलेगा क्या, चलता क्या है, शुरुआत क्या है, पितामही विद्यापीठ के सदस्य बनाओ कुटुंबों को। दूसरा काम है विद्यापीठ का एक पितामही विद्यापीठ संकल्पना एवं स्वरूप नाम से एक ग्रंथ भी है, उसका वाचन अनुष्ठान, चातुर्मास वाचन अनुष्ठान। चातुर्मास किसको कहते हैं, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, 4 महीने वाचन अनुष्ठान चलता है। उस ग्रंथ का वाचन करना ऑनलाइन, वह भी ऑनलाइन ही चलता है और उसमें लोग वाचन में जुड़ते हैं। महीने में 8 दिन ये वाचन होता है, 1-1 घंटा ये वाचन होता है। साथ मिलकर पढ़ते हैं और उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ऐसा चातुर्मास वाचन अनुष्ठान है। और तीसरा कार्यक्रम है गृह गंगा धारा, ऐसी एक मासिक पत्रिका शुरू हुई है, आपको मिलेगी, आज ही मिलेगी, आप देख सकेंगे उसको। तो गृह गंगा धारा मासिक पत्रिका है, उसकी भी सदस्यता बढ़ाओ, इसका अभियान। ऐसे 3 कार्यक्रम पितामही विद्यापीठ में
अभी इस वर्ष चलते हैं। बाकी तो दूसरे तो बहुत कार्यक्रम है, जैसे वर वधू चयन और विवाह संस्कार, ऐसा युवक युवतियों के लिए कार्यक्रम चलता है। ग्रंथों का प्रकाशन इसमें हुआ है। कुटुंब शिक्षा में क्या क्या चलता है ये नहीं मैं बता रही हूँ। अध्ययन योजना कैसे चलती है इसकी बात मैं बता रही हूँ। तो पितामही विद्यापीठ संकाय में ये 3 कार्यक्रम चलते हैं। ये तीसरा हुआ। चौथा है जीवन विकास शिक्षा संकाय, जिसमें आप लोगों में से बहुत लोग जुड़े हैं। विद्यापीठ ने पुण्य भूमि भारत संस्कृति वाचन माला ऐसे इस नाम से 100 पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया है। इसके 10 संपुट हैं। संपुट माने 10 विषय हैं। एक एक विषय की 10-10 पुस्तिकाएं हैं। ये 10 विषय कैसे हैं? सबसे पहला विषय है दैनंदिन उपयोग की वस्तुएं। ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, अथवा ऐसी होनी चाहिए। दूसरा संपुट है कृतिशील देशभक्ति। देशभक्ति भावनाओं की ही केवल बात नहीं है, भावना तो होनी चाहिए परंतु कृति होनी चाहिए। कृतिशील देशभक्ति। तीसरा शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। अपना शरीर को जानो, शरीर को स्वस्थ रखो। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, यह विषय है। चौथा है पर्यावरण। इसके विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। 5वां विषय है सज्जनों के घर में इतना तो होना ही चाहिए। ऐसे 10 विषय हैं, 10 पुस्तिकाएं हैं। छठा विषय है गाय के बारे में 10। 7वां है भारतीय खगोल भूगोल। उसमें पंचांग है, पंचमहाभूत है, ब्रह्मांड है, आदि सारे विषय हैं। 8वां विषय है हमारा व्यक्तित्व और माने शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा, व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि और सृष्टि, व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि, कैसे हम हमारा जीवन कैसा बना है, ये 8वां विषय है। 9वां है विज्ञान और तंत्र ज्ञान और 10वां है तत्व ज्ञान। ऐसे 10 विषयों में 10-10 एक विषय की 10-10 पुस्तिकाएं छोटे बच्चों के लिए बनी है। छोटे बच्चे माने क्या, तो उसमें तो लिखा है 5 से 12 वर्ष, परंतु ये जब बनी थी तब 5+ में प्रवेश होता था और 7वीं तक प्राथमिक विद्यालय होता था। अभी उसमें परिवर्तन हो गया है, 8वीं तक प्राथमिक विद्यालय। तो 14 वर्ष की आयु तक के छात्रों के लिए ये पुस्तिकाएं हैं। इसलिए 100 पुस्तिकाएं 3 भागों में विभाजित है। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3। वर्ग 1 पहली, दूसरी या तीसरी कक्षा के लिए है। वर्ग 2 चौथी, 5वीं और 6ठी के लिए है। वर्ग 3 7वीं और 8वीं, या वर्ग 3 आप 6, 7, 8 भी कर सकते हैं। अपने हिसाब से कोई वर्ग बना सकता है। 30 वर्ग 1 में 30, वर्ग 2 में 40, वर्ग 3 में और 30, ऐसे 100 पुस्तिकाओं का विभाजन है। वर्ग 1 की पुस्तिकाएं 16 पृष्ठ की, वर्ग 2 की 24 पृष्ठों की, वर्ग 3 की 32 पृष्ठों की। कभी कभी कोई 32 के स्थान पर 36 भी हो गए हैं, 24 के स्थान पर 28 भी हो गए हैं। ऐसे पृष्ठ संख्या इसकी है। ये सारे विषय अभी जो जुड़े हैं वो भी अनुभव करते हैं। बच्चों के लिए ही केवल नहीं है, बड़ों के लिए भी है, क्योंकि इसमें इतनी सारी जानकारी है, भारतीय विषयों की है ना, इसलिए हम लोगों को भी नहीं है। तो ये बड़ों के लिए है, तो इसको बड़ों ने पहले पढ़ना चाहिए। इस दृष्टि से जीवन विकास शिक्षा संकाय ऐसा इसको नाम दिया है और इसमें लोग जुड़ रहे हैं। अभी 90 लोग इसमें जुड़े हैं
और आप लोगों में से भी कई अग्रपाठी भी हैं, उसमें जुड़े हुए अध्येता भी हैं। तो इसमें महीने भर में 8 सत्र होते हैं। प्रति सत्र में एक एक पुस्तिका, और यदि छोटी है तो 2 पुस्तिकाएं पढ़नी है, उसके ऊपर चर्चा करनी है। 8वां सत्र जो रहेगा वह सभी का एक साथ चर्चा सत्र ऐसा रहेगा। तो ये भी अभी व्यास पूर्णिमा से शुरू हुई है और वर्ष भर वह चलेगी। 5वां है आचार्य अध्ययन शिक्षा संकाय। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना ऐसा संकाय है। आचार्य बनना है। विद्यापीठ में लक्ष्य क्या है? सबको विद्यापीठ के आचार्य बनना है। आचार्य नहीं होंगे तब तक शिक्षा का काम करेगा कौन? विद्यापीठ भारतीय ज्ञान की सेवा, भारतीय ज्ञान की रक्षा, भारतीय ज्ञान की पुनः प्रतिष्ठा, भारतीय ज्ञान के प्रति निष्ठा, भारतीय ज्ञान ही मानक बने, इस दृष्टि से उसकी स्वीकृति, इस उद्देश्य से काम करता है। तो फिर आचार्य तो बनना ही पड़ेगा। अधिक से अधिक लोगों को आचार्य बनने के लिए यह शिक्षा संकाय है। और कल आपको 10 ग्रंथों का परिचय भी हुआ, वह उसका पाठ्यक्रम है। गौतम, नचिकेता, श्वेतकेतु, भृगु और याज्ञवल्क्य, ऐसी 5 श्रेणियां हैं। 5 वर्ष तक यही ग्रंथ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि इस वर्ष ये 3, उस वर्ष ये 3, ऐसे नहीं। 10 ग्रंथ गौतम में भी पढ़ना ही है, परंतु वह कॉम्प्रिहेंशन होगा जो आप लोग कर रहे हैं। दूसरे वर्ष में नचिकेता में ये पुनः पढ़ना है और उसके ऊपर चर्चा भी करना है। तीसरा श्वेतकेतु, उसके आधार पर अब भाषण, लेखन और चिंतन शुरू कर, ग्रंथ के ऊपर उठो और शुरू करो। भृगु में अब शोध लेख इसके संदर्भ में तैयार करना है। और याज्ञवल्क्य में एक ग्रंथ पूर्ण लिखना है मौलिक चिंतन के आधार पर। तो वो आचार्य पदवी लगभग यूनिवर्सिटी की पीएचडी डिग्री के बराबर है। विद्यापीठ के हाई बार हैं। हाई बार माने ऐसे वैसे लोग इसमें उत्तीर्ण नहीं हो सकते। ये एकदम कसाब है, बिल्कुल ही चलो चलेगा ऐसे नहीं, हाई बार इसके हैं। तो ऐसे इसमें अभी 134 अध्येता जुड़े हैं। हमारी शब्दावली क्या है? अध्येता, अग्रपाठी, श्रेणी, संकाय और फिर विद्यापीठ, ऐसी इसकी रचना है। तो ये आचार्य अध्ययन संकाय 2018 से शुरू हुआ है और अभी 7 वर्ष हो गए इसको। अभी आचार्य बनने की राह पर तो 2 लोग हैं, परंतु आचार्य अभी कोई भी बना नहीं है। अगले वर्ष हम इसका प्रथम पदवीदान समारोह भी करेंगे। तो विद्यापीठ की स्वयं की पदवी होगी। अभी 2 पदवियां तो तय हैं और भी होंगी। भृगु उत्तीर्ण करने पर प्राज्ञ होते हैं और याज्ञवल्क्य श्रेणी उत्तीर्ण करने पर आचार्य होते हैं। तो इस दिशा में इसका ये चल रहा है। उसमें वर्ष में 2 बार 5-5 दिन के वर्ग यहाँ लगते हैं, जैसे आपका लगा है ऐसे। और बाकी ऑनलाइन नियमित रूप से उसका पठन शुरू है। सामूहिक सत्र होते हैं, गतशः होते हैं, व्यक्तिगत अध्ययन होता है ऐसे। और उसका शिक्षाक्रम तय है कि इन 3 महीनों में 3 महीने के 4 पड़ाव हैं। वसंत पंचमी को यह शुरू होता है, तो वसंत पंचमी, बाद में अक्षय तृतीया, बाद में व्यास पूर्णिमा और बाद में विजयादशमी। इन दिनों में कोई भी नए से जुड़ सकता है इसमें। और इन्हीं दिनों में कभी भी श्रेणी परिवर्तन भी होता है। किसको कितना समय लगेगा वो अध्ययन करने वाले पर निर्भर करता है।
कोई 5 वर्ष का ये पाठ्यक्रम 7 वर्ष में पूर्ण करता है, कोई 4 में भी पूर्ण कर सकता है। हालांकि अभी 4 वर्ष में पूर्ण किया हो ऐसा तो कोई नहीं है, परंतु इसकी संभावना तो हम नकार नहीं सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो ये आचार्य अध्ययन संकाय हुआ और अंतिम है विशेष अध्ययन संकाय। विशेष अध्ययन उनके लिए भी सामने लक्ष्य तो आचार्य बनने का ही है। शिक्षा क्रम ये 6 ग्रंथ तो ये 10 ग्रंथ तो है ही, और साथ में और भी कुछ है, विशेष अध्ययन भी उसमें है। ये इसमें अभी शुरू हुआ है, रथ यात्रा के दिन ही शुरू हुआ है, मैंने आषाढ़ मास में ही शुरू हुआ है, और वह कितना समय चलेगा वो अध्येता पर निर्भर करता है। लेकिन उसकी विशेषता यह है कि प्रत्यक्ष अध्ययन ही होना, यानी यहाँ रहकर उपनिषद पद्धति से ही यह अध्ययन होना है, बाकी व्यक्तिगत अध्ययन होना है, ऑनलाइन नहीं होगा उसमें। तो जो प्रत्यक्ष अध्ययन है वो दिन में 9 घंटा अध्ययन होना है, 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा ऐसा करके होना है। तो अभी ये नया भी शुरू हुआ है। ऐसे मैंने 6 अध्ययन संकाय आपको बताए जो अभी विद्यापीठ में चल रहा है। इसके उपरांत विद्यापीठ में ये 3 बातें अभी और महत्वपूर्ण हैं। उसमें से एक का शैक्षिक दृष्टि से ही उल्लेख करना होगा, यह है भिक्षा योजना और उससे संबंधित अर्थनिरपेक्ष स्वायत्त शिक्षा संकाय, ऐसा करके उसका भी चिंतन सत्र चलता है। यह अर्थनिरपेक्ष शिक्षा क्या है, निःशुल्क शिक्षा क्या है। मैंने भारत में वेद काल से लेकर 19वीं शताब्दी तक पढ़ने के लिए कभी पैसा नहीं देना पड़ता था और पढ़ाने के पैसे भी नहीं लिए जाते थे, इसलिए वह निःशुल्क और निर्वेतन ऐसी शिक्षा व्यवस्था रही है। तो आज वो कैसे होगी, आज तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम। हाँ, आज निःशुल्क शिक्षा तो है सरकारी विद्यालयों में, सरकारी प्राथमिक विद्यालय निःशुल्क ही चलते हैं। फिर यूनिवर्सिटीज में और इसमें एक बार आप शिक्षक बन गए तो सारा शिक्षकों का जो शिक्षा कार्यक्रम है वो तो निःशुल्क चलता है। माने पढ़ने के लिए किसी को पैसा नहीं देना पड़ता है। हाँ, पढ़ाने के तो पैसे उसमें भी मिलते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं देना पड़ता है। जो सेमिनार्स और जैसा ये वर्कशॉप है, ये अभ्यास वर्ग है, ऐसे सारे निःशुल्क ही चलते हैं सरकार में। इतना ही नहीं, टीए भी मिलता है। जो हम गोष्ठियों का आयोजन करते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, उसमें जो लोग भाग लेने के लिए भेजे जाते हैं उनको तो यात्रा खर्च भी दिया जाता है और वहाँ जो शुल्क भरना होता है वो भी दिया जाता है और भी इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो निःशुल्क शिक्षा का तो अभी भी कुछ ये सैद्धांतिक रूप में तो नहीं है, परंतु ऐसा नहीं करेंगे तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, कोई जाएगा ही नहीं। ऐसी स्थिति होने के कारण से निःशुल्क शिक्षा की तो कुछ व्यवस्था है, परंतु जिसमें आमदनी बहुत अधिक होनी है पढ़ने के बाद, उसका तो बहुत भारी शुल्क भी लिया जाता है। प्राइवेट विद्यालयों में तो कक्षा 1 के लिए भी लाख रुपया शुल्क वाले विद्यालय चलते हैं और शिक्षा महंगी हो गई है, ऐसा तो सब चिल्ला रहे। उस स्थिति में हमारी परंपरा निःशुल्क शिक्षा की है। पढ़ने के लिए पैसा नहीं देना पड़ना चाहिए किसी को भी। इस स्थिति में क्या करना, तो हम 4 बातें हैं। गुरुकुल का योगक्षेम कैसे चलता है, तो उसमें से और मार्ग जो है उसमें से एक है भिक्षा। गुरुकुल के आचार्य और छात्र समाज से भिक्षा मांगते हैं, सरकार से नहीं। सरकार से तो मिलती है,
माने या तो सरकार चलाती है या तो सरकार अनुदान देती है। तो सरकार से नहीं मांगना, भिक्षा समाज से मांगना। और भारतीय समाज कोई भी अच्छा काम, कोई भी सेवा का कार्य पैसे के अभाव में रुकने नहीं देता, ऐसा अनुभव है। इसलिए विद्यापीठ में भिक्षा योजना चलती है और उसके संबंध में भिक्षादाता और सर्वजन समाज और कार्यकर्ता सभी को समझ में आए कि ये क्या है योजना, क्यों भिक्षा मांगना चाहिए, भिक्षा संकल्पना क्या है। इसके लिए अर्थनिरपेक्ष स्वायत्त शिक्षा, इसका चिंतन सत्र भी चलता है और कृति के रूप में प्रत्यक्ष भिक्षा योजना चलती है। विद्यापीठ का योगक्षेम उसी के आधार पर चलता है। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी, ये 1 महीना विद्यापीठ के लिए भिक्षा मास होता है। और कुलपति से लेकर ठेठ आज जुड़ा हुआ कार्यकर्ता भी भिक्षा व्रती होता है और वह समाज से भिक्षा मांगता है, धनराशि ही मांगता है। लक्ष्य क्या निर्धारित करना, तो वर्ष भर का विद्यापीठ का बजट कितना है उसकी गिनती करके वो हमारा लक्ष्य रहता है। तो सब मिलकर 1 मास तक भिक्षावृत्ति रहकर भिक्षा मांगते हैं, उसी से हमारे सारे कार्यक्रम चलते हैं। किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए लोगों से हम कुछ नहीं लेते। जैसे आपका भी कोई शुल्क नहीं है, जैसे गोष्ठी होती है हमारी, तो गोष्ठियों में आने वालों का भी कोई शुल्क नहीं है। हमारे और कार्यक्रम होते हैं उसमें भी नहीं। हमारे आप जैसे अभी ये वर्ग है, ऐसा हमारा विद्यापीठ के आचार्य अध्ययन संकाय का 5 दिन का वर्ग अभी अगस्त में ही 13 से 17 अगस्त होने वाला है। उसमें सारे जो अध्येता हैं वो भिक्षा मांगने के लिए जाएंगे। अभी जाते हैं वो तो धान्य लेकर आते हैं, परंतु भिक्षा मास में जो जाते हैं वो धनराशि लेकर आते हैं। और जो नहीं गए नहीं है कभी, उनको लगता है बाप रे कैसे जाना, कि इसे कौन देगा। लोग कहेंगे कि मांगने आए हैं, लोग कहेंगे कि धान्य की भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। लगते तो हैं अच्छे घर के, लेकिन भिक्षा मांग रहे हैं। जाकर आने के बाद सबका अनुभव अलग होता है। तो ये भिक्षा योजना और अर्थनिरपेक्ष शिक्षा, इसमें समाज का प्रबोधन, भिक्षादाताओं का प्रबोधन और कार्यकर्ताओं का शिक्षण, ये भी एक कार्यक्रम विद्यापीठ में चल रहा है। इसी प्रकार से चिंतन का कृति सत्र भी होना चाहिए। तो यह वर्ष जो है वह ग्रंथ संशोधन वर्ष है। संशोधन माने सुधार करना। तो पुस्तक निर्माण की प्रक्रिया और पुस्तक के छपने की प्रक्रिया, प्रूफ रीडिंग आदि सब कार्यकर्ताओं को आना ही चाहिए। इस दृष्टि से ग्रंथ संशोधन विभाग है और पुस्तक बिक्री विभाग भी है। वो कृति रूप अध्ययन है। अध्ययन के 2 प्रकार हैं, एक विचार वैचारिक, बोलना, सुनना, सोचना, लिखना, ये सारा तो विचार रूप अध्ययन है। पुस्तक निर्माण करना, छपवाना, बेचना, हिसाब करना, व्यवस्था करना, भिक्षा मांगने के लिए जाना, ये सब कृति रूप अध्ययन है। जब तक कृति रूप अध्ययन नहीं होता तब तक अध्ययन अपूर्ण ही है। हमको खाली बोलना ही बोलना आता है, सोचना ही सोचना आता है, करना धरना कुछ नहीं, ऐसे तो जीवन चलता ही नहीं। तो समग्रता में विचार करना और समग्रता में विचार करके चिंतन से लेकर कृति तक की अध्ययन की योजना बनाना, यह विद्यापीठ की शिक्षा का स्वरूप है। और इसमें ये शिक्षा संकाय मैंने विभिन्न प्रकार के कहे, ये सब हैं। समय समय पर आवश्यकता के अनुसार
अन्य बातें भी होती हैं। जैसे एक विद्वत गोष्ठी होती है, वो हर वर्ष बड़ी होती है। गत वर्ष हुई मार्च में, उसमें 285 लोगों ने भाग लिया। इस वर्ष भी 3 गोष्ठियां हैं विद्वानों की, परंतु ये 3 गोष्ठियां बड़ी संख्या में नहीं होंगी। इस वर्ष का विद्यापीठ का निश्चय है ज्ञानम में जितना हो सकता है उतना ही करना। तो 20 से 25 लोगों की गोष्ठी, परंतु वो 1 से अधिक बार करना, तो ये गोष्ठियां भी होंगी। उसके भी उसका मुख्य विषय हर वर्ष विद्यापीठ का एक ज्ञान विषय होता है। गत वर्ष विषय था कुटुंब में आजीवन शिक्षा, इस वर्ष का विषय है समग्र शिक्षा योजना। उस विषय पर गोष्ठियां भी होंगी। ऐसा मैंने विद्यापीठ का जो अध्ययन क्रम चलता है उसके बारे में जरा ठीक विस्तार से बताया। फिर भी बहुत कुछ अभी कहना बाकी तो रह जाता है, परंतु समय की सीमा देखते हुए इतना मैंने बताया। शेष जो समय है उसमें आप प्रश्न पूछ सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार और समय के अनुसार मैं उत्तर दूंगी।